चलिए आज फिर दक्षिण की सैर करते हैं। हमने इससे पहले पल्लव की वीडियो बना रखी है, तो चलिए आज हम उस साम्राज्य की बात करते हैं जो दक्षिण भारत का ऐसा साम्राज्य है जिसने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी अपनी नेवल पावर या हम कहें अपनी नौसेना के बल पर अधिकार जमाया। जी हाँ, इस साम्राज्य ने श्रीलंका श्रीलंका ये देखिए श्रीलंका, साथ में हम कहें इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब प्रायद्वीपों पर या मैं कहूँ इन सब इलाकों पर क्या करा, अपना अधिकार जमाया। उस राज्य की या उस साम्राज्य की 4 राजधानियां थी। सबसे पहले हम कहेंगे उत्तरी मन्नूर, फिर उसके बाद हुई उदयपुर, फिर है उसके बाद तंजावुर और रात में गंगई कोंडचोलपुरम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। किसकी? चोल साम्राज्य की। तो चलिए मैं अवतार सिंह राणा आपका स्वागत करता हूँ फिर से हंस वाहिनी क्लासेज में, और आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं, हाँ ये देखिए। तो हम बात करें कि अगर चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो चोलों की पहली जानकारी ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात करें अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी क्या है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की, देखिए देखिए संधि है, ठीक है, समास है। तो हम कहें कि संस्कृत व्याकरण की जो पहली बुक है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, ठीक है। तो जिसमें हम चोलों की, हम कह रहे हैं किसकी? चोलों की। चोलों की पहली जानकारी हम देख रहे हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिल रही है। बाकी अगर हम बात करें चोलों की और जो हमें चीजें पता चलती हैं वो हमें मिलती हैं अशोक के अभिलेखों में, ठीक, अशोक के अभिलेखों में। साथ ही एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक। ये ऐसी पुस्तक है जहाँ पर बहुत सारे बंदरगाहों का क्या मिलता है? विवरण भी मिलता है, ठीक है। तो हमें इन सब में चोलों की जानकारी मिलती है। फिर अगर हम बात करें थोड़ा और आगे चल के, तो हम बात करते हैं संगम साहित्य की। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि जो संगम साहित्य है, ठीक, यह है क्या? संगम मीन्स होता है मिलन, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों का क्या हुआ? मिलन हुआ। और ये सब के सब कौन थे? तमिल साहित्यकार थे, या मैं कहूँ कि तमिल विद्वान थे, ठीक। और यहाँ पर 3 संगम हुए थे, और तीनों के तीनों कहाँ हुए? यहाँ पर पांड्यों के यहाँ। तीनों के तीनों संगम किसके यहाँ हुए? पांड्यों के वहाँ यहाँ हुए। तो ये संगम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें 3 राज्यों की जानकारी मिलती है, चोलों की, पांड्यों की और चेर की, ठीक। अगर इलाके की बात करें तो चेर जो आज का केरल है, ठीक, चेर जो इलाका है आज का केरल है, ठीक। और यह हम कहें कि ये कौन सा तट कहलाता है? ये आपका मालाबार तट कहलाता है, ठीक। अगर हम बात करें इस तट की, तो ये कौन सा तट है? ये कोरोमंडल तट है, ठीक। और पांड्य हमें देखेंगे और प्रॉपर कन्याकुमारी की तरफ, हम कहें तमिलनाडु में, और चोल का इलाका भी कुछ तमिलनाडु में और कुछ आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। तो हमें तीनों राज्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है, ठीक है, संगम साहित्य से। अच्छा, संगम साहित्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो संगम हुआ, यहाँ पर तमिल भाषा में साहित्य की क्या हुई? रचना हुई। और अगर मैं कहूँ कि ये जो महाकाव्य थे 5 थे, लेकिन मैं केवल अभी 2 के बारे में ही बता देता हूँ। फिर एक हम बात करते हैं किसकी? सिलप्पाधिकारम की। हाँ, तो सिलप्पाधिकारम एक ऐसा महाकाव्य है जो, ये देखिए, ये कणक जी इसकी नायिका है या कनक जी का है, ठीक। और कोवलन उसका नायक है, ठीक, जिसको माधवी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और माधवी की एक लड़की है जिसका नाम है मणि मैथिले, मतलब माधवी और किसकी? कोवलम की, ठीक, मणि मैथिले। और मणि मैथिले अंततः बौद्ध भिक्षु बन जाती है, ठीक। तो इसकी वीडियो में हम अलग से बता देंगे, बनाएंगे असल में, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि संगम साहित्य में क्या हुआ है? तमिल ग्रंथों की क्या हुई है? रचना हुई है, ठीक। और कितने संगम हुए हैं? 3 संगम हुए हैं, और तीनों कहाँ पर हुए हैं? पांड्यों के यहाँ हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, आगे बढ़ाते हैं। संगम की हम अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, तो ये हो गया हमारा। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर, फिर से देखते हैं कि ये तीनों हमने इनको देखो, संगम में हमने 3 दक्षिण के राज्यों का क्या है? विवरण देखा है, जैसे चेर केरल वाले, ठीक, पांड्य मदुरा वाले, देखिए मदुरा, हाँ। और चोल आपके हो गए कुछ आपके तमिलनाडु के हिस्से में, और कुछ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के हिस्से में, जिन्होंने श्रीलंका को, सुमात्रा वगैरह को सब कुछ जीता। देखो यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है?
चोलों का प्रभाव है। तो भाई बड़ी पावरफुल शक्ति है, ठीक। उस जमाने में इनके पास बड़ी तगड़ी नेवल सेना है जो क्या कर रही है, समुद्र पार करके कब्जा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखिए। हाँ, तो हमने कहा था कि कितनी राजधानी है, 4 राजधानी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब बात करते हैं। अच्छा, जो चोल साम्राज्य है इसको भी हम 2 भागों में देखते हैं, ठीक। कितने भागों में, 2 भागों में देखते हैं। मतलब पहला भाग है जिसमें हम बात करेंगे किसकी, इसकी। ये बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। और बप्प हर्रे जेती चेन्नी करके। तो ये पहला संस्थापक माना जाता है किसका, चोलों का। क्योंकि चोलों को हम देखते हैं, चोलों का जो इतिहास है वो 2 भागों में है, ठीक। पहला भाग का जो संस्थापक है, पहला ऐतिहासिक माना जाता है, वो यही माना जाता है, और बप्प हरे जेती चेन्नी करके, ठीक। और इन्हीं की राजधानियां कौन सी थी, पहले हम कहें पहली राजधानी चोलों की, पहली राजधानी चोलों की है, याद रखना है, उत्तरी मलनूर। फिर बाद में क्या बन जाएगी, उरयूर बनेगी, ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये और ये पहले चोलों का, पहली बार जो चोल साम्राज्य स्टार्ट हुआ है उसका सबसे शक्तिशाली राजा है करिकालन, ठीक। जिसके ऊपर PS1 मूवी आ रखी है, ठीक है। तो करिकालन के ऊपर ही है या करिकाल के ऊपर है, जिसका मतलब होता है पांव जला व्यक्ति, ठीक। तो ये पहले हाफ का हम कहें कि चोलों के पहले भाग का सबसे शक्तिशाली राजा है, ठीक है। और उसके बाद चोलों का जो टाइम है वो थोड़ा अंधकार में चला जाता है, ठीक। लेकिन इसी पहले भाग में एक एलारा नामक शासक है जिसने पहली बार श्रीलंका पर क्या किया, विजय प्राप्त की। क्या नाम है उसका, एलारा। हाँ, एलारा। तो एलारा नामक शासक है, उसने श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त की। तो पहला संस्थापक हो गया और बपहर चेन्नी। और उस फर्स्ट हाफ का सबसे शक्तिशाली शासक हो गया करिकालन। अब बात करते हैं कि नवीं सदी में फिर से क्या हुआ, इसका उदय हुआ। और इसका उदय किया है किसने, विजयालय चोल ने, ठीक। किसने, विजयालय चोल ने। अच्छा, विजयालय चोल, देखिए ये सवाल अभी आया है, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। आज कितनी तारीख है, आज 25 तारीख है। और ये 24 तारीख के पेपर में आया था एनटीपीसी के कि चोल है वो किसके सामंत है। तो ये सामंतवाद, ठीक। तो किसके सामंत है, ये पल्लव राजा है। तो पल्लवों के सामंत हुआ करते थे कौन, चोल। और कौन है, मैं कहूँ कि विजयालय चोल जो अब नवीं सदी में संस्थापक होने वाला है, वो है इनका सामंत। अच्छा, इसने क्या करा, इसने तंजावुर को जीता। किसने, विजयालय चोल ने। और तंजावुर को क्या बनाई, फिर से चोलों की राजधानी बनाई। किसने, विजयालय चोल ने, ठीक है। ये देखिए फिर से, भाई बहुत सारे डायग्राम बना रखे हैं। तो विजयालय चोल ही दूसरे हाफ का या नवीं सदी में चोल साम्राज्य का फिर से क्या बना, संस्थापक बना। और तंजावुर को जीत कर वहां पर क्या करिए, ठीक है, चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करी। ये देखिए, हाँ, ठीक। और जिसे जिसे आगे बढ़ाया किसने, सबसे अगर हम कहें दो, देखिए जिसे आगे बढ़ाया सबसे पहली बार सशक्त हुआ, वो है राजराज प्रथम, ठीक। जिसने चोलों को बहुत आगे बढ़ाया। और साथ में हम कहें कि मंदिर बनाने की जो शैली है, कौन सी शैली है, मंदिर बनाने की। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मंदिर बनाने की कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कहाँ स्टार्ट हुई, पल्लवों के समय। पल्लव जिनके यहाँ चोल क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। लेकिन पराकाष्ठा अपने टॉप पर पहुंचा दी किसने, चोल साम्राज्य ने। हाँ, और ये है राज राजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे किसने बनवाया है, राज प्रथम ने। ये माना जाता है द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना, ठीक। याद रखना है, राज प्रथम ने राज राजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर बनाया है, सही है, ठीक। तंजावुर में एक जगह भी पूछता है कहाँ बनवाया है, जो कि भाई राजधानी है किसकी, इनकी, ठीक। अच्छा, राज पहला सशक्त शासक है इस दूसरे हाफ का, ठीक है। या दूसरी बार जब विजयालय चोल ने क्या करा, उसकी स्थापना करी। देखिए इनका ये वो भी बना पड़ा है, ठीक। ये बाघ, इनका जो राज चिन्ह है वो कौन है, बाघ है। अब बात करें कि राज प्रथम का लड़का कौन है, राजेंद्र प्रथम है, जिसे राजेंद्र चोल कहा जाता है। अच्छा, टोपी वो भी ऐसे लगा दी है, ठीक है। तो इसने क्या करा, विदेश में भी विजय किया, ठीक। और श्री विजय के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। यही इसी ने मलेशिया वगैरह को क्या करा, जीता है, ठीक है। अब बात करें कि अच्छा, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया है, ये देखिए, अपनी राजधानी बनाया है, ये चौथी राजधानी है इनकी,
गंगईकोंडचोलपुरम, ठीक है, क्योंकि इसने गंगा तक के क्षेत्र को क्या करा, या उस क्षेत्र में जाकर क्या किया, विजय प्राप्त की, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गंगईकोंडचोल, ठीक। इसको गंगईकोंडचोल भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपना साम्राज्य गंगा की सीमा तक फैला दिया। और राजधानी किसको बनाया, गंगईकोंडचोलपुरम। तो याद रखना ये राजराज प्रथम है और इसका बेटा है राजेंद्र चोल, ठीक, जिसने विदेशों पर भी कब्जा करा अपनी नेवल पावर के बलबूते पर, और साथ में गंगा तक अपनी सीमा को बढ़ा दिया और क्या कहलाया, गंगईकोंडचोल कहलाया, ठीक है। और राजधानी भी क्या बनाई, चौथी, गंगईकोंडचोलपुरम। तो ये तो हमने इनके राज्य का विस्तार देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो इनकी सबसे अच्छी बात है, अगर मैं कहूँ, चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम स्थानीय स्वशासन की, ठीक। किसकी बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन। अच्छा, स्थानीय स्वशासन देखिए मैंने जो बनाया है स्वशासन, ठीक, सही से लिख लेना। तो स्थानीय स्वशासन का लोकल गवर्नेंस है। तो हम कहें कि सबसे बढ़िया लोकल गवर्नेंस, या हम कहें कि पंचायतें जो हमें देखने को मिलती है, वो कहाँ देखने को मिलती है, हमें चोल साम्राज्य में दिखने को मिलती है, ठीक। चोल साम्राज्य अपनी पंचायतों के लिए माना जाता है कि बहुत बढ़िया पंचायतें क्या कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, ताकि आधुनिक भारत की, तो ये जो बंदा है ये रिपन है, ठीक। और रिपन को भी क्या कहा जाता है, आपका स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 देखिए, 1882 में रिपन ने क्या करा, मार्ग प्रशस्त कर दिया लोकल गवर्नेंस का, या हम कहें स्थानीय स्वशासन का, या हम कहें ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शक्ति जो है सेंटर से बाहर की ओर जाने लगी, ठीक। और इसने आधुनिक भारत में क्या कर दिया, इसके बीज बो दी, इसलिए ये है क्या, स्थानीय स्वशासन का पिता। लेकिन हम कहें कि अगर हम प्राचीन भारत में देखेंगे तो सबसे बढ़िया लोकल गवर्नेंस या पंचायतें हमें देखने को मिलेगी चोल के समय, ठीक है, किसके समय, चोलों के समय। और अगर हम बात करें आज के भारत में, तो आज के भारत में जब हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया, तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक। 73 में अमेंडमेंट हुआ है 1993 या 1992 में, जिसके द्वारा पंचायती राज को क्या करा गया, संविधान में शामिल किया गया, ठीक, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। और ग्राम पंचायतें वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर क्या होने लग गया, संवैधानिक अधिकार मिल गया, हम कहें कि इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो पंचायती राज की हम अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने चोल से स्टार्ट करा है, चोल के समय बहुत बढ़िया प्रशासन, रिपन के समय वो पिता बन गया, और आज हमारे संविधान में इसको एक अलग से हिस्सा दे रखा है, या मैं कहूँ कि संविधान में एक अलग से पार्ट बना रखा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। चलो ये देखिए यहाँ पे, हाँ। अच्छा, एक चीज और बता दें कि चोल साम्राज्य में, ठीक, लोकल गवर्नेंस हुआ करती थी, जिसमें और यहाँ पर उर नामक एक संस्था हुआ करती थी, ठीक, क्या, उर। और एक हम कह रहे हैं कि सभा। तो उर की बात करें तो उर ही पंचायत का एक हिस्सा है, ठीक, वो क्या है, एक सभा है, हाँ। और साथ में इसकी बात कर लें एलंगे और विलंगे, ठीक। एलंगे विलंगे इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया है, बहुत सारा फैक्ट समझने की कोशिश करी है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एलंगे विलंगे मतलब अगर हम कहें कि वामपंथी है और एक दक्षिणपंथी है, ठीक, मतलब एक राजा का विरोधी है और एक राजा का सपोर्ट करता है, ठीक। तो यहीं से आया है वामपंथी और दक्षिणपंथी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या कहलाते हैं, वो एलंगे और विलंगे कहलाते हैं, ठीक है। तो और याद रखना, और एक संस्था है, यही पंचायती राज से है, और एक सभा है, हाँ। तो पंचायती राज का बहुत अच्छा स्वरूप हमें देखने को मिल जाता था चोल के समय, हाँ, ठीक। अब एक और लास्ट बिल्कुल जो पेपर में आ रखा है कि एक टैक्स हुआ करता था बेट्टी। तो बेट्टी टैक्स पेपर में आ रखा है कि बेट्टी टैक्स है क्या। तो बेट्टी टैक्स क्या है, एक बेगार है। अच्छा, बेगार हम पॉलिटी में भी वीडियो बनाएंगे। बेगार का मतलब है कि आपको काम करने के बदले पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये पूछा गया था कि बेट्टी है क्या चोलों के समय। तो बेट्टी देखिए, बेट्टी क्या है, एक कंपलसरी सर्विस है, पब्लिक सर्विस। देखिए, कोई नहर खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, ये सब कुछ ना कुछ कर ही रहा है, ठीक। लेकिन सब काम में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, ठीक। और इसके बदले आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये है आपका बेगार, और ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, राजा का भाई
आदेश है, ये शेर वालों का आदेश है, बाघ वालों का आदेश है कि भाई आपको ये बेकार करना है। तो चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।